चलिए, तो एज आई वाज सेइंग, मेरा लाइफ एक अप्रोच है कि अब जब कर ही रहे हैं आईआईडी तो ढंग से करेंगे। बोरिंग है, ख़राब है, जो भी है, जैसा भी है, जब करना ही है तो हाफ हार्टेडली नहीं करेंगे, या तो नहीं करेंगे कि आईआईडी का क्लास ही मत करो, जाओ खाली मैक्रो का पैसा दो, काम खत्म। पर जब आप आईआईडी कर ही रहे हो मेरे साथ, करना ही आपको मेरे साथ आईआईडी खत्म तो कोई शॉर्टकट या कोई हाफ वे मेजर्स नहीं लेना है। करेंगे तो ढंग से करेंगे और अच्छे से करेंगे कि आईआईडी को भी कोशिश करेंगे जितना इंटरेस्टिंग हो सके उसको बनाने का। मुश्किल है, मैं भी जानता हूँ, पर असंभव नहीं है। एज अ टीचर मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा चैलेंज क्या रहेगा, आपको इसमें इंटरेस्टेड रखना। स्पेशली बच्चे जो 4 बजे से बैठे हैं उनको तो बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग है। अब आपका सवाल जो मेरा भी था एज अ टीचर, क्योंकि मैं सीबीएसई से नहीं हूँ, मैं आईएससी से हूँ, तो मैंने कभी नहीं पढ़ा है ये। जब एज अ टीचर ये इंट्रोड्यूस किया गया तो मैंने अपने आप से पूछा कि यार पर्पस क्या है, मैं बच्चों को क्या कैसे सेल करूं कि ये ज़रूरी है। हाउ डू आई कन्विंस माई स्टूडेंट्स कि यार ये भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद नहीं मानता था कि ये इम्पॉर्टेंट है। बट देन आई डिड माई स्टडी बोल लीजिए, या मैं घुसा पढ़ाई में, मैं भी किताब लेके बैठा, एनसीईआरटी रटी, क्योंकि जब तक मैं नहीं रटूंगा मैं आपको रटने नहीं बोल सकता। जब तक मैं डेट्स नहीं लर्न करूंगा तब तक मैं आपको डेट लर्न करने नहीं बोल सकता। हिपोक्रेसी है कि मैं नहीं करूंगा तुम करो। तो आने से पहले भी मैं आज एनसीईआरटी पढ़ के आया हूं और कोशिश करूंगा कि मैं जितना हो सके आपको इसमें इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड रखूं। द रीज़न दैट वी आर स्टडिंग दिस is because I think the government of India, obviously because NCERT belongs to the state board, wants us to understand that you can't judge our economy today without knowing the history. आज मान लीजिए 30 साल बाद वर्णिका is in a huge humongous office in New York, doing extremely well, having a great lifestyle. It is important to know that what was the reason, what opportunities was she given, what course did she study, what were her options, where did she study, where did she do her graduation, how much marks did she score, what was her journey that led to this success. And similarly, if you see someone who is not doing well, who is pretty unsuccessful, let's say financially, supposedly, you would also need to understand what went wrong with him. What choices did he make wrong, what things went wrong, why are we what we are today, has to do a lot about and because of our history. हिस्ट्री का हमारे मतलब इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बिकॉज यू कांट से अच्छा अमेरिका है बिकॉज अमेरिका के पास रिसोर्स थे। सर उसके लिए भी अगर आप हिस्ट्री जाएंगे तो जस्टिफाइबल है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका इमर्ज्ड एज अ विनर अमंगस्ट अदर पीपल बिकॉज ऑफ द आर्मामेंट रेस एंड एटसेट्रा एंड इट लेड टू द ग्रोथ. Why is Russia now considered this the lesser of United States of America? Because of the fall of the USSR. And that keeps on going. Certain countries have defied this. Matlab they have defied history. Matlab I have huge respect for Japan. I don't know whether you agree or not. A country who has been bombed in 2 cities, 2 major cities, Hiroshima and Nagasaki, nuclear bombs, decimating the entire population, radiation present till today. आज भी बच्चे मतलब पैदा हो रहे हैं डिफॉर्म्ड, तो भी आज जापान की इकोनॉमी वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज में मानी जाती है. अ कंट्री हु हैज फेस्ड सो मेनी अर्थक्वेक्स, सो मेनी नेचुरल कैलामिटीज, सो मेनी मतलब दे हैव स्टिल बीन वेरी रिजिलियंट. अ कंट्री हु हैज लॉस्ट 2 वर्ल्ड वॉर्स, जर्मनी, हैज डिफाइड हिस्ट्री. I am not saying that this is an excuse that we are saying, but we are saying that we are today in a fix primarily due to 200 years of oppression. I want you to be as open as possible during this because otherwise you will just go off to sleep. Because economics नहीं है यहाँ पर analysis of history है. और अगर आप उसमें interest नहीं दिखाएंगे, मैं सच बोल रहा हूँ कि आप आईआईडी की क्लास करना नहीं चाहेंगे. एंड दैट आई थिंक, बाहर में जाए सिलेबस, बाहर में जाए एनीथिंग, आई टेक दिस एज अ चैलेंज एज अ टीचर कि मैं आईआईडी को इंटरेस्टिंग बना के छोड़ूंगा, कि आप आईआईडी की क्लास लुक फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे. मुश्किल है,
2 साल से कर रहा हूँ कोशिश, तो भी नफरत ही है बच्चों को आईडी से। पर मैं आपको बता रहा हूँ एज ए टीचर मेरा क्या चैलेंज है और मैं क्या ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे को आपसे क्या चाहिए, मेरे को आपसे चाहिए एक्टिव पार्टिसिपेशन। मेरे को आपसे चाहिए कि हम यहाँ बैठेंगे डिबेट करने, हम यहाँ बैठेंगे समझने की ये जो पॉलिसीज़ ब्रिटिश लाई थी उनसे हमको क्या इम्पैक्ट आया और वो पॉलिसीज़ क्या थी। प्योरली इकोनॉमिक्स रहेगा, इसको पेट्रियाटिज्म में कन्वर्ट नहीं करिएगा। भगत सिंह ये किए, महात्मा गांधी ये किए, ये हमारा स्कोप ऑफ सिलेबस ही नहीं है। आज़ादी के बारे में नहीं पढ़ना है, आज़ादी के दिन हमारी क्या इकोनॉमिक स्थिति थी हमको वो पढ़ना है। सो सिलेबस वाइज कैसे डिवाइड किया गया, इन्होंने बोला कि 2 चैप्टर हैं जहाँ से इंडिया ने अपना रूप बदला उसके पहले तक। एक चैप्टर है प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन थी हमारी, और शाम को जिस दिन 15 अगस्त 1947 को जब हमको आज़ादी मिली तो हमको क्या मिला। एंड सेकेंड चैप्टर है 1947 से 1990 में ये जो 50 साल लगभग 40 साल हमने क्या किया, और 1991 से हमारा क्या सिचुएशन आया, वो तीसरा चैप्टर है। आप समझने का कोशिश करिए, ये बहुत रेलेवेंट है कि आज बोलना 28% पॉवर्टी लाइन है, लोग गरीब हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, रूरल इकोनॉमी है, विलेज इकोनॉमी है, भारत बर्बाद देश है। कारण है, कुछ कारण होगा तभी इतना डिलीजेंट इंटेलिजेंट लोग, जहाँ पर लोग मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ, सीएफओज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स यहाँ के देश के लोग जाके बनते हैं। कुछ तो स्पेशल है हम में, उसके बावजूद भी हमारी इकोनॉमी में इतना बैकवर्डनेस क्यों आ गया, और आज भी हम वो फाइट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। नॉट ए जस्टिफिकेशन, बट देयर इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट of the policies implemented by the British and what we were handed out in 1947. The brilliance of NCERT, even though मैं as a teacher CBSE के लिए बोलता हूँ कि NCERT is rubbish, but NCERT for IED is your Bible. Please go and Google at home. UPSC main exams, UPSC main होता है, एक prelims होता है, मेन होता है और इंटरव्यू होता है। यूपीएससी मेन एग्जाम के सिलेबस में क्लास 11 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब से पढ़ाया जाता है। रीजन बहुत सिंपल सा है कि जो गवर्नमेंट चाहता है डेटा आपको बताना, आपको वो पढ़ना है। सही गलत भाड़ में जाए, पर जो एजेंडा हमारा पॉलिसी मेकर्स का है वो आपको वो समझाना चाहता है कि आप कभी अगर कलेक्टर बने, आप कभी पुलिस में जाएं, आप कभी आईएएस करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो एक दिन में नहीं बदली है। तो ये स्टोरी शुरू होती है 16th सेंचुरी से, जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में घुसे एज ट्रेडर्स। दिस फर्स्ट टाइम एनीबडी हु केम इनटू आवर कंट्री एज ट्रेडर्स टू सेल स्पाइसेस टू आवर कंट्री, बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आवर एज प्योर बिजनेसमैन। मतलब मान लीजिए एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट नहीं थी, प्राइवेट कंपनी थी, वो आई भारत में ट्रेड करने। 16th सेंचुरी तक मस्त काम किया इन्होंने। 1757 में इन्होंने बंगाल में एक लड़ाई लड़ी अगेंस्ट सिराज उद दौला, जिसको आपने 55 में पढ़ा होगा, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। बहुत हिस्टोरियंस ये मार्क करते हैं कि यहाँ से ब्रिटिश राज शुरू हुआ, जो पावर में आए। मतलब मैं सोचता हूँ क्या होगा, तब के लोग क्या बैठे थोड़ी ना होंगे, क्या हो रहा होगा, मतलब हो क्या रहा होगा ना, रिलायंस जो है आया होगा कोई दूसरे देश से और सामान बेच रहा होगा और इतना पावरफुल बन गया होगा कि वो डिसीजन मेकिंग में भी घुसेगा। रिलायंस बोलता है कि सब लोग तो मेरा ही सामान खरीदते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोल रहा है, सारे लोग तो मेरे पे ही डिपेंड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं, मेरी अपनी मिलिट्री है, मेरी अपनी आर्मी, मेरी अपनी सिक्योरिटी है। और जो लोकल लीडर्स थे, मुगल एम्पायर बोल लीजिए, जो भी थे, जहाँ पर बंगाल में सिराजुद्दौला थे, उनको फ्रेंच सपोर्ट था। तो बैटल ऑफ प्लासी में ये मिले और सिराजुद्दौला एंड दी फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड। वहाँ से ये शुरू हुआ सफ़र जो 1947 में ख़त्म हुआ। इसको समझने के लिए आपको हमेशा याद रखना है, एक बार के लिए वो अंदर का पेट्रियोटिज्म को काट दीजिए। प्योरली हम बात करेंगे इकोनॉमिक डिसीशंस।
आप बैठ के यहाँ मेरे को चैलेंज करेंगे कि भैया ये डिसीजन अच्छा भी हो सकता था। यू आर ब्रिटिश सिंपथाइजर्स। आपका टास्क क्या होगा? उनके सारी पॉलिसीज को जस्टिफाई करना। मेरा टास्क क्या होगा? मेरा टास्क होगा उनको कंडेम करना। समझ में आ रहा है? यू विल ट्राई टू सेल द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश टू अस, टू द नॉर्मल पीपल, एंड आई विल ट्राई टू कंडेम देम। नहीं, ये रीजन नहीं था, ये था। सो पहला बार जब सिचुएशन आया 1957 पकड़ लीजिए, बैटल ऑफ प्लासी। फास्ट फॉरवर्ड टू 1869। 1869 में एक आइकॉनिक चीज हुई। इफ यू नो अबाउट दिस, देयर वाज अ चैनल कॉल्ड द इंग्लिश सुएज कैनाल, सॉरी, द सुएज कैनाल वाज बिल्ट इन द ईयर 1969। अब 1869। अब हुआ क्या, जब तक सुएज कैनाल नहीं था तो जब भी किसी को यूरोप से इंडिया आना होता था तो वो एक बहुत ही बड़ा रूट लेकर घुमाकर 17 दिन की जर्नी करके भारत आना पड़ता था। पर बीच में इन्होंने एक छोटा सा पैसेज बनाया जो बाइफरकेट करते हुए एशिया में घुस सकता था। तो वो जो सुएज कैनाल बना, वहां से इंग्लिश ट्रेड बहुत बूस्ट होने लगा। थोड़ा बैकग्राउंड और 18th सेंचुरी में यूके में एक और चीज हो रही थी, समथिंग नोन एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये देखा जा रहा था कि फैक्ट्रियाज बन रही थी, लोग इंडस्ट्री, मेटल, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। एग्रीकल्चर से हट कर लोग मैन्युफैक्चरिंग पे जा रहे थे। मास प्रोडक्शन की बातें चल रही थी। सोचिए आप यूके को सपोर्ट कर रहे हैं अभी, हाँ आप लोग ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन बोल रहा है यार हमारे यहाँ देश में बहुत बहुत एम्प्लॉयमेंट हो रही है, जॉब क्रिएट हो रहे हैं, पर यार रॉ मटेरियल कहाँ से लाएं? इतना तो हमारे पास है नहीं कि हम इतना प्रोडक्शन कर पाएं। तो क्या करें? कॉलोनी बनाते हैं। तो ब्रिटेन क्या करता था, दूसरे दूसरे देश में जाता था और वहाँ शासन करता था और बोलता था हम आपको रूल करेंगे, और जब हम रूल करेंगे हमारी डिसीजन मेकिंग चलेगी। ब्रिटिश का एजेंडा ये था कि आपकी लाइफस्टाइल सुधारेगा, आप लोग गरीब हैं, गलीच हैं, आप लोगों को कुछ आता नहीं है, आप लोग एक एग्रीरियन कंट्री हैं, खाली एग्रीकल्चर करते हैं आप लोग, है ना, क्लास नहीं है, ये वो हैन तैन बहुत कुछ है। हम जब आएंगे आपके देश में, हम आपको रहना कैसे है, क्या खाना है, कैसे रहना है, सब बताएंगे, और आप हमको रॉ मटेरियल देंगे। आपका कॉटन हम लेकर जाएंगे और लंदन में टी शर्ट बनाएंगे, वहाँ जॉब क्रिएट होगा। बहुत ही बढ़िया, चलो अच्छा बात है, हमारा भी उगेगा, हमारा भी बिकेगा, अच्छी ही तो बात है। आप बोलेंगे एज ब्रिटिश सिंपथाइजर्स जॉब क्रिएशन होगा, फार्मर्स का भला होगा, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो अच्छा है, आप फालतू में ब्रिटिश को गाली देते हैं। 200 साल से हिंदी पिक्चर तो गलत ही बताया। फिर ब्रिटिश ये बड़ा रियलाइज किया, यार खरीदने वाला तो है ही नहीं यूके में इतना, तो भारत में टी शर्ट बेचे कैसे? बोला भारत के कुर्ते में बैन करा दो, उनकी फैक्ट्रियां बंद कर दो, जितने भी भारत में स्मॉल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद करवा दो, अपने अंडर लेकर बंद करवा दो, उनको लॉस मेकिंग करवा दो, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दो। अब भारत में क्या होगा, लोगों को चाहिए देना, मतलब टी शर्ट तो चाहिए, तो क्या डेंजरस गेम चालू हो रहा है देखिए। वी विल बी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। दोनों वे में हमारी इकोनॉमी धीरे 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 क्रम्बल करेगी, और हमारी स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए 85%, ओके 85%, और ये तो मैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं, उससे पहले तो मे बी इससे हायर ही होगा। 85% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन अ लाइवलीहुड ऑफ एग्रीकल्चर। कोई ना कोई फॉर्म से 85% लोग एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट के लिए जुड़े हुए थे। सिर्फ 15% लोग या तो सर्विस में थे या इंडस्ट्री में थे। तो क्या किया इन्होंने बोला इनका एग्रीकल्चर तोड़ना होगा। इनके एग्रीकल्चर का जो ये प्राइड है कि ये अग्रेरियन सोसाइटी है और आज तक इनको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती, इंडिया को सोने की चिड़िया बोली जाती थी, पहले ये तोड़ना होगा।
तो एक सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन, प्लान्ड मेथोडिकल ब्रेकडाउन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर प्लान हुआ। अब देखिए, मैं ब्रिटेन हूं, आप किसान हैं, मैं देखो यार ये छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, मैं ना लोगों को हायर करता था पहले कि जाओ इनसे टैक्स तो नहीं बोल सकते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करो, क्योंकि मैं तो शासन, मैं गवर्नमेंट हूं, अब मैं नहीं बोल सकते मैं पढ़ाता हूं मैं टैक्स नहीं दूंगा। आप किसानी करते हो, आपको पैसे आते हैं, आपको टैक्स देना होगा। वो टैक्स नहीं, उसको हम लोग तब उस जमाने में रेवेन्यू बोलते थे, और यहाँ दुगना लगान। तो अब हुआ क्या, आपको मैंने अपॉइंट किया हुआ था, आप जाते थे इनसे पैसा कलेक्ट करते थे, तो होता क्या था, ये लोग कभी अच्छा रेवेन्यू देते थे, फसल खराब होने पर रेवेन्यू गिरा देते थे, आया ही नहीं। अब मेरा इनकम टैक्स कैसा है, मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, मैं गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स दूंगा, एक साल लॉस हो गया तो नहीं दूंगा। दैट इज व्हाट इंडियन गवर्नमेंट टेल्स मी ना, दैट सी इफ यू आर अबव सर्टन इनकम यू पे अ डिफरेंट टैक्स, यू हैव अ डिफरेंट टैक्स स्लैब, इफ यू आर बिलो सर्टन इनकम यू डोंट हैव टू पे टैक्स। फेयर है, अभी जो हो रहा है वो फेयर है। पर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को सूट नहीं किया, बोला यार कभी खुशी कभी गम, अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी एक ईयर लिया, बेस ईयर पकड़ लो, और बोला उस साल जितना था हर साल उतना देना होगा। इस सिस्टम का नाम रखा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब इसमें हो क्या रहा था, आप लोग बगावत करेंगे कि नहीं करेंगे, यार ये क्या बात हुआ, ब्रिटिश के खिलाफ जाएंगे। मैं गेम खेला डिवाइड एंड रूल का, बोला मेरे को नहीं दे रहे हो, तुम्हारे मेन हेड्स को दे रहे हो, आज से इनका नाम है जमींदार। तुम खाली टिलर्स ऑफ सॉइल हो, मतलब खेती बाड़ी करते हो, तुमको तुम्हारा फसल आता होगा नहीं आता होगा हमको नहीं मालूम, उनको 100 रुपया हर महीने दे दिया करना। बोला मालिक अगर मतलब बारिश नहीं हुआ तो बैट लेके घनन घन घन गाएं, अगर लगान देखते देखते तो भाड़ में जाओ तुम, हमको जमींदार को 100 रुपया दे देना, और जमींदार सुनो, जमींदार खुश, 100 रुपया आएगा। बोला नहीं, 10 आउट ऑफ 11 पोर्शन मेरा है और 1 आउट ऑफ 11 जमींदार तुम रखो। उनका मैथमेटिक्स था, ये रेट ट्रू है। अब लगभग 90% होता है यार, ये 90% देखिए ध्यान दीजिए, 90% ब्रिटिश गवर्नमेंट रखेगा और 10% वो। यहाँ का सिस्टम हुआ जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम, रोहतवाली सिस्टम, ये सब एक ही चीज़ है, पर वो परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अलावा 2 चीज़ आई हैं। एक तो परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम कि आप फिक्स्ड रेट पे देंगे, रेवेन्यू कांस्टेंट आना चाहिए गवर्नमेंट को, और दूसरा हम नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, आप जमींदार को दे रहे हैं, जमींदार हमको 10/11 भाग देगा और जमींदार 1/11 खुद रखेगा। तो यहाँ फंसा कौन, जमींदार तो नहीं फंसा, बेचारा पेजेंट फंसा। वो बोल रहा है कि यार मेरे पास तो आया ही नहीं, मेरे पास 100 रुपया का फसल आया, मैं आपको कैसे 100 दे दूं, तो हमको नहीं पता, तुम प्रोविजन बनाओ। और जमींदार लोग ना, ये लोग कभी कुछ सोचा ही नहीं कि इनका भला करें, इनको मतलब बिचारों, इनका भी गलती नहीं है यार, 1/11 इनको आ रहा है, वो भी उनको, चलो मैं मानता हूं बैठे बैठे मिल रहा है, जमीन तो उन्हीं की थी। तो अब हुआ क्या, कोई भी एफर्ट नहीं लिया गया कि इरिगेशन फैसिलिटी दी जाए इनको, कोई भी एफर्ट नहीं लिया गया कि अच्छा भाई फर्टिलाइजर बोल के भी कुछ होता है, या कोई अच्छी चीज से आप अपनी फसल बढ़ा सकते हो, आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो। ये अगर काफी नहीं था, इतना तोड़ना अगर काफी नहीं था, ब्रिटिश आके नेक्स्ट तमाचा मारता है, बोलता है कि तुम ये जो खाना उगाते हो ना, वीट राइस, ये सब ना यूके में बिकता नहीं है, हमको चाहिए कैश क्रॉप। और वो सेल कैसे कर रहा है समझ रहे हो, प्रॉब्लम है कि ना लोगों को दिखाता है कि ओ इंडिया में आया, डिसीजन बोला और कोई सब रजिस्ट किए तो भी हो गया, संभव है, हमको लगता है 100% रजिस्ट किया होगा लोग। गलती हम इंडियंस की भी थी, लोग कितना गाली देता है जलियांवाला बाग को, है ना, एक बार जस्ट स्टेप बैक करके देखो, गोली चलाया कौन, जनरल डायर नहीं चलाया, वो ऑर्डर दिया था। हमारी इंडियन आर्मी जो ब्रिटिश के लिए काम करती थी, वहीं अमृतसर के लोग जो यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने अपने ही दोस्तों पे, अपने ही रिश्तेदारों पे गोली मारी।
ये पूरा ब्रिटिश पे डाल देना ठीक नहीं था कि हाँ उनको फोर्स किया गया, आप छोड़ देते हथियार। हाँ बोलना आसान है, मैं मर जाता, पर वो भी तो मर ही रहे हैं। फिर अगेन मेरा भी प्रॉब्लम यही है, पेट्रियोटिज्म बीच में आता ही आता है जब ये चैप्टर आता है, डिस्कशन ही कुछ इस प्रकार का है। पर आप खाली इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से ही बात करेंगे अभी मेरे साथ। तो सर कैश क्रॉप उगाओगे आप, टी उगाओ, इंडिगो उगाओ, कॉटन उगाओ, वो लगती है हमारी इंडस्ट्री में। ये आटा दाल चावल नहीं चाहिए अपने को, कैश क्रॉप। अब किसान कैसे समझाए कि भाई एक होता है ब्लैक सॉइल, एक होता है लुवियल सॉइल, एक होता है रेड सॉइल, हर चीज का एक सॉइल होता है। अगर आप राइस के सॉइल पर कुछ और उगाने की कोशिश कर रहे हो जो नहीं उगेगा, तो राइस भी नहीं उगा और वो भी नहीं उगा। बोला आई डोंट केयर सर, आई नीड कैश क्रॉप्स। तुम जो मैनेज करना है तुम करो। यहां से सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन ऑफ एग्रीकल्चर शुरू हुआ। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, अब क्या करें, लोग इंडस्ट्री की तरफ जा रहे थे। और आप बिलीव करेंगे, लोगों को ये नहीं पता है, हम लोग इतना मार्केट नहीं करते हैं। भारत की सिविलाइजेशन बिफोर द ब्रिटिश, लोग गाली देते हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मुगल एरा में भी हम बहुत फ्लरिश करते थे इन टर्म्स ऑफ एन इकोनॉमी। सी अट्रोसिटीज फटोटिसीज का बात अगर ना करें, इन टर्म्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या था ना कि अगर कोई वॉर जीत के आते थे तो पैसा भारत में ही रहता था। आज कोई बाहर का आदमी आके यहाँ, मान लीजिए अकबर, मान लीजिए उससे भी पहले चोला डायनेस्टी, कोई भी जब था, तो भारत का पैसा भारत तक सीमित था। नाम बदलते रहते थे, राजा बदलते रहते थे, पर वो यहीं के थे मोस्टली। लेकिन ब्रिटेन के साथ कुछ और हुआ। अब ब्रिटेन ये रियलाइज कर रहा है कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस है और वो डेडली इंटरनेशनल ट्रेड करता था। मतलब देयर आर एविडेंसेस, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस विद गुड्स that Indians during the Indus Valley civilization used to trade with the Mesopotamian civilization in Egypt. Trade का मतलब roots decided है। We used to trade to Persia, we used to trade to Ceylon which is today Sri Lanka, है ना। आपने अगर वो देखी है ढंग से पद्मावत, तो एक आदमी सिलोन से आता है उसको कुछ बेचने, रूबी वगैरह। So we had full-fledged trade with all over the world। पहले ही ब्रिटिश आके बोला इनका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म करो, क्योंकि अगर ये यहाँ पे स्ट्रांग रहेंगे तो ये पूरी दुनिया में सामान बेचेंगे, हमसे नहीं लेंगे। वी नीड टू डिस्ट्रॉय देयर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और एक और इशू ये हुआ कि धीरे धीरे जैसे ब्रिटिश आते जा रहा था ना, प्रिंसली स्टेट्स जो थे हमारे, प्रिंसली स्टेट समझते हैं, जो रजवाड़ा था, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। आज भी बताइए, हाथ की कारीगरी या जो टैलेंट बोला जाता है, आज भी वहां पर ज्यादा है जहां लास्ट तक मुनारकी थी। आप बनारस जाइए, आप लखनऊ जाइए, आप जयपुर जाइए, जहां तक लास्ट तक रजवाड़ा रुका था ना, वहां तक ये कारीगरी का काम चला था। वहां की फेमस बन जाती थी, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल यूज्ड टू कम एंड बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। ऐसा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था। अब वो तोड़ना था, तो जो जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी हमारी, उनको धीरे धीरे बंद करने लगे। डिस्पाइट हम बढ़े, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बढ़े। महाराष्ट्र गुजरात में हमने देखा कि काफ़ी मिल्स बने, कॉटन मिल्स ऑब्वियसली बिकॉज उधर जाना था कॉटन आ रहे। बंगाल जो अनडिवाइडेड था वो जूट में बहुत आगे बढ़ा। 1907 में, बिलीव करिए, नो इंडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट दूर दूर तक, 1907 में टिस्को बन गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बहुत बिग डील है। वहां तब के JRD टाटा, जमशेदजी टाटा। 1907 में कोई सोच नहीं सकता था कि भारतीय आदमी ब्रिटिश राज में एक इंडस्ट्री बैठाएगा। पेपर इंडस्ट्री बहुत बूम किया, सीमेंट इंडस्ट्री बूम किया, लेकिन तो भी हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट करने के लिए जितना पैसा वहां से आता था उतना सफिशिएंट नहीं था। आप बिलीव करेंगे, ऑन पेपर बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया वाज पॉजिटिव। यू नो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? एक्सपोर्ट्स वर मोर देन इंपोर्ट्स। होना ही था, क्यों बोल, सारा रॉ मटेरियल तो उधर ही चला जा रहा था। तो डिबेट करिए ना, तो अच्छा बात है। आज अगर मैं बोलूं भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है,
वेरी गुड आंसर मैम। पता है उससे क्या करते थे? अपने ऑफिसर्स को पेमेंट करते थे। उधर एक दीदी बैठी थी यूके में, उनको पैसे जाते थे। अगर हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे सर, तो हम उनका सामान नहीं खरीदेंगे। अगर हम खुद बनाने लग गए तो हमारा लोग कोई नहीं, मतलब आप सिर्फ सोचो ना, आज मेक इन इंडिया के बारे में बात होता है, इसीलिए तो होता है। ये आज पहली बार नहीं है। स्वदेशी मूवमेंट था क्या? कोशिश की तो थी लोगों ने, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, दैट इज द रीजन यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री। आई एम अ पर्सन हु डिसलाइक हिस्ट्री, हम कभी नहीं पसंद था हमको, पर फिर मेरे को ना एक कोट मिला रिगार्डिंग हिस्ट्री, फिर दैट चेंज माई माइंड। हिस्ट्री हैज अ वेरी बैड हैबिट ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। हिस्ट्री का ना एक बहुत बुरा आदत है, वो अपने आप को रिपीट करता है, फिर होता है वो चीज। तो जब हम यूएस पे डिपेंडेंस करते गए कि इनके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है, दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी लाते गए, हमको ये रियलाइजेशन हुआ ये फिर ना हो जाए। हम अपना मेक इन इंडिया, हम अपना डिजिटल इंडिया, हम अपना रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करने लगे। सो दैट इज व्हाई यू नीड हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड टुडेज इकोनॉमिक्स। नहीं तो आप खाली सोच कर देखो, इसका रेलेवेंस तो एज सच कुछ नहीं है ये जानने से कि क्या चेंजेस हो रहा है आपके लाइफ में। ना कोई चेंज आएगा और ना आपके कॉन्सेप्ट्स में कोई चेंज आएगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट वी रियलाइज दैट। कैन यू गेस व्हाट वुड बी द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? अभी करेंटली हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 है। दैट मीन्स आर नॉर्मल पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव एट टिल द एज ऑफ एटलीस्ट 68 एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। गेस करिए 1947 में कितनी थी? 32। मतलब मैं मर चुका हूं अगर मैं 1947 में हूं। हमारी इकोनॉमी में हाई बर्थ रेट भी था और हाई डेथ रेट भी था। प्रॉब्लम क्या थी? अगर आप अपने दादाजी लोग के एरा में जाएं, 11 भाई, 12 भाई, 14 भाई, है ना। हाई बर्थ रेट भी था और उनमें से पता है 4 मर गए थे उन पैदा होते ही। हाँ, आप सुने होंगे, 100% सुने होंगे। लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर जाते थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। लेकिन 1921, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसको बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यहां से भारत की डेमोग्राफी, और आज जो गाली देते हैं 140 करोड़ की आबादी, यहां से वो एरा शुरू हुआ जहां पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। दे हैव क्रिएटेड एन ईयर मार्क्ड अ ईयर कि इसके बाद से भारत की पॉपुलेशन प्रॉब्लम आई। बोला कि 1921 के बाद से थोड़ी स्थिति हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटर होने लगी। हुआ क्या सर? डेथ रेट गिर गया। अब डेथ रेट गिर गया पर बर्थ रेट सेम रहा, 12 बच्चा, 14 बच्चा, और माइंड मत करिएगा कोई मर भी नहीं रहा है। लोग 60 साल तक जी रहे हैं। पहले क्या था? पैदा हो रहे थे, मर रहे थे, पैदा हो रहे थे, मर रहे थे। तो कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा था। लेकिन अब सिर्फ पैदा हो जा रहे हैं, मर कोई नहीं रहा है। बट पॉइंट भैया कि द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इज बीन बाय मेनी इकोनॉमिस्ट सेड द ईयर ऑफ ट्रांजिशन फॉर इंडिया, not in a good way. From here the problem started in terms of demography. The overall literacy rate in our country was 16%, sir. Matra 16%. Only 16% in our country could read and write in any language. Literate का मतलब ये नहीं होता कि 12वीं पास करना है। Literate का definition है you write, read in any language if you can. You are a literate person. क्यों इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं? कि इसके बाद से सर द डेमोग्राफी चेंज टू अ ह्यूज एक्सपोनेंशियल लेवल, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। दैट प्री 1921 इट वाजंट अ पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पोस्ट 1921 इट बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। एंड इमेजिन ओनली 7% ऑफ विमेन हैड लिटरेसी, ओनली 7, हाफ 16%। ऐसा नहीं कि 8+8 मैम, 16% here refers to 16% of population including women, है ना। तो मेन का बहुत हायर है, तभी एवरेज आउट होके 16% पे आया है। इट इज नॉट 8+7 या 9+7, इट डजंट वर्क लाइक दैट। वी डू अ सर्वे, आउट ऑफ 100 people 16 people could only read and write.
आउट ऑफ दैट 50 वर मैन, 50 वर विमेन। तो सोच कर देखिए, मच लोअर देन 7% हुआ फिर तो, है ना भैया। और क्या सिनेरियोज थे? एक सवाल है जो हमको मतलब सख्त नफरत है पढ़ाने से, पर वो मेरा परव्यू नहीं है, मतलब आई कांट से कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। व्हाट वर दी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया? रेलवे। अब रेलवे को भी लेकिन एनसीईआरटी अच्छा डिफेंड किया है कि मेरे लिए नहीं किए थे, खुद का सामान इधर उधर ले जाने के लिए, सामान को एडमिनिस्टर करने के लिए करते थे। तो ये मत बोल के जाओ वहां तुमको रेलवे देके कर गए थे। पूरा चैप्टर ब्रिटिश बैशिंग है। मतलब रियली डिड वी गेट द बेनिफिट? हाउ? Dogs and Indians were not allowed in a compartment where the British people are allowed. Not allowed to go on a train as same. And who are excluded? Dogs and Indians. How are you benefiting us? मतलब, I know I said it should not be patriotic. It should not be about the country. But how can it not be about the country when you're talking about the British era? It is the world's first reverse disinvestment. जनरली क्या होता है? गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट अपना शेयर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच देता है। एयर इंडिया इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी वाज परचेज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि अब हम रूल करेंगे। तुम तो प्रॉफिट मोटिव से गए थे, अच्छा काम कियो, पर तुमसे होगा नहीं। नाउ द क्वीन विल टेक ओवर। अ कंपनी वाज बॉट बाय द रॉयल कंपनी एंड देन दे बिकेम द ओनर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। The idea was कि अरे ये हमारा भला ही कर रहे हैं, इंग्लिश एजुकेशन दे रहे हैं, क्यों? ताकि हम उनके क्लर्क बने, ताकि हम उनका पेपर वर्क करें। हाँ, डिड इट years later come and bite them? Yes. 200 साल के ऑपरेशन के बाद हमने भेजा ऋषि सुनाक को कि जा बेटा पीएम बन के आ। दो, अब अगेन इंडिया से वो तो थे ही नहीं, पर इंडियन ओरिजिन के हैं। पर माई पॉइंट बीइंग वेरी सिंपल दैट दीज थिंग्स लेड टू अ सिस्टमैटिक डाउनफॉल ऑफ आवर इकोनॉमी। 2%, only 2% growth rate happened in all of the 1950s तक। पूरा 1900 to 19% में 2%। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का डेफिनेशन है 4%, स्टैग्नेंट का 2% से बस जीडीपी, और 0.7% से पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा था, 0.7। तो ऑब्वियस सा बात था कि देश तो रूइंस में जाएगा ही जाएगा। और जब 1947 में हमको ये मिला, ऑब्वियसली बुक्स आर नॉट मेंशन्ड अबाउट इट बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट एजेंडा। 3 भाग में मिला हमको। मिला ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बना, और ऑब्वियसली उनका पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान है वो तो रहा ही रहा। पर रिसोर्स का 1/3 तो चला ही गया, हाफ नहीं गया, पर 1/3 पार्ट तो 2 देश में बन ही गया। सो यस, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड दैट इज वॉट दिस चैप्टर इज अबाउट। What are we supposed to do in this chapter? We are asked questions data related questions. कि when was the first census taking place? 1881 में पहली बार हमारा फर्स्ट सेंसस लिया गया था। जानते हैं सेंसस क्या होता है? पॉपुलेशन को गिनना, सर्वे करते हैं। उसके बाद से भारत ने मेंटेन किया है हर 10 साल में सर्वे करने का। सिर्फ 2021 में नहीं हो पाया कि कोविड के लिए, अदरवाइज 1881 से इमेजिन करिए एवरी सिंगल 10 ईयर्स में भारत ने अपना सेंसस किया है और देखा है पॉपुलेशन में क्या परिवर्तन आ रहा है, डेमोग्राफी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस्ड, विमेन का तो चांस ही नहीं था काम का। सोचिए, एजुकेशन तो रिलेटिवली फीमेल लिटरेसी था। Agriculture was drained because of introduction of zamindari system, introduction of land settlement system, commercialization of agriculture. Industry was मतलब properly dissected because the princely state started to decline. There was a discriminatory tariff policy regarding Indian goods. They were taxed, but if you buy from UK, you were not supposed to pay tax. मतलब लाइफ में पहली बार हुआ होगा ऐसा, इम्पोर्ट करोगे तो नो टैक्स, है ना, और देसी लोगे तो टैक्स देना होगा।
जबकि आज पूरी दुनिया में लॉजिक क्या है? बाय लोकल लेस टैक्स, बाय फ्रॉम अब्रॉड इंपोर्ट ड्यूटी। पर वहां रिवर्स था क्योंकि उनका एजेंडा था। ऑब्वियसली यू विल ऑलवेज फाइंड ब्रिटिश सिंपैथाइजर सेइंग कि अरे वो तो आए थे प्रॉफिट कमाने, क्या गलत किए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगेन हमारी इकोनॉमी में जो हुआ वो तो गलत हुआ ना। जो 85% एग्रीकल्चर फार्मर्स थे उनका तो काम ही नहीं रहा। जहां पर 85% पॉपुलेशन लोग डिपेंड करते हैं, आपको क्या करना चाहिए था? एग्रीकल्चर को बूस्ट करना चाहिए था। अगर आप यहाँ रूल करने आए हैं तो आपको फोकस करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में। आपने क्या किया? एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री को ही तोड़ दिया। वर्ल्ड ट्रेड में हम लोग मल्टीपल देशों से ट्रेड करते थे, अराउंड 60% ट्रेड सिर्फ ब्रिटेन से होने लगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कॉटन लेके जाएंगे, हम टी शर्ट मंगवाएंगे। बुक में मेंशन है इसलिए पढ़ा रहा हूं। अब तो ढाका में हो गया है, पर मसलिन बोल के एक स्पेशल टाइप का कॉटन हुआ करता था, जिसको आप शायद वर्ड सुने और नहीं जानते हैं, नहीं जानते, मलमल बोलते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये वर्ल्ड वाइड फेमस था, वर्ल्ड वाइड। गाना भी सुने होंगे ना, वो मलमल सलवार का तो कोई गाना है, हाँ। बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल का क्लॉथ होता है। प्लीज़ प्लीज़ बात मत करिए। देखिए मैं आपको बोला था, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टेड रखने का, पर अगर आप इसमें मस्ती मस्खरापन करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। क्या करना है? ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा डेटा है, थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस है, क्योंकि हमसे सवाल पूछे किस प्रकार के जाते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। तो आपको डेटा के बिना आप इसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे कि कितने प्रतिशत लोग मतलब लिटरेट थे, कितने प्रतिशत लोग का मतलब व्हाट वाज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ। नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते ऐसे। आई एम सॉरी, आई हैव बीन वेरी वेरी नाइस टू यू, but you still are not taking. I am telling you, if you don't want to do IID, don't attend the IID class. पर अगर आप ये करोगे तो नहीं है संभव यार। आपको नहीं मन कर रहा है, मैं समझ सकता हूँ। I told you in the beginning that it is not something which is very interesting, कि सीखने को कुछ मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी क्लास को डिस्टर्ब करोगे यार। So what were the reasons of the decline of agriculture? नंबर 1, परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम एंड जमींदारी सिस्टम। उसको बुक में लोग नाम दिया है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा, नो गिविंग इरिगेशन फैसिलिटी, फर्टिलाइजर, नथिंग, उनको मतलब ही नहीं था। इंडस्ट्री का डिक्लाइन का रीजन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। एंड सेकेंडली, आई थिंक मोर देन दैट द कॉम्पिटिशन वॉज विद मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब आप ये तो देखो कि अगर आप यहाँ बना भी लेते तो आप कंपीट कैसे करते हैं? करेक्ट। हम लोग यहाँ घर का बना रहे हैं, देसी बना रहे हैं, वैसा क्वालिटी तो नहीं हो पाएगा जो मशीन से बनेगा। एंड रेट भी सस्ता, क्योंकि बल्क में बनेगा, लार्ज स्केल में बनेगा, स्टैंडर्डाइज गुड्स थे। तो कहाँ संभव था? लड़ाई वॉज नॉट एन इक्वल फाइट। वहाँ एक फॉरेन गुड्स के साथ तो एक रहता ही है कि फॉरेन गुड्स बेटर है ना। ये सारी चीज़ें लेकर हमारी कंट्री में ये डाउनफॉल देखने को मिला। मैं आपके साथ सीबीएसई का जो आईडी है, मतलब फर्स्ट चैप्टर है, मैं धीरे धीरे आपके साथ रीड करूंगा बोर्ड पर। आई विल थ्रो द पीडीएफ ऑन द बोर्ड एंड आई विल टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स दैट वी सेड। वन मोर फ्यू थिंग्स, कुछ डेटा लगेगा वो मैं आपको बताते जाऊंगा, आप लिखते रहना कि क्या इंपॉर्टेंट डेटा है और क्या नहीं है। कभी भी सोचिए, आप अगर हमारे देश में आ रहे हैं, कभी कोई जीडीपी निकालने का कोशिश नहीं किया 200 साल में। 200 साल में ये एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं बताया कि हमारी जीडीपी कितनी थी। हमारे लोगों ने किया और एक अंग्रेज ने किया, VKRV राव, विलियम डिग्बी एंड अ वेरी फेमस मैन कॉल्ड दादा भाई नावरोजी। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, है ना। ही वॉज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं। सो ही वॉज वन ऑफ अ नोटेबल इकोनॉमिस्ट इन दी प्री इंडिपेंडेंस एरा। So all these things have to be mentioned in your answers. All of these data have to be mentioned कि क्या इंडस्ट्री थी। सीमेंट इंडस्ट्री थी, शुगर इंडस्ट्री थी,
जूट थी, कॉटन थी, कॉटन गुजरात महाराष्ट्र डोमिनेटेड था, जूट बंगाल डोमिनेटेड था, 1907 में टिस्को बना। ये सारा जो डेटा आपको लिखना पड़ेगा उसमें आपको, अच्छा ग्रेट डिवाइड कब हुआ, ठीक है, सुएज कैनाल कब बना, ये कुछ डेटा आपको लिखना पड़ सकता है। यू विल हैव टू राइट, यू विल हैव टू लर्न। बोर्ड पेपर देख लीजिए, एमसीक्यूज में पूछा गया। तो यस, देयर इज अ प्रॉब्लम दैट वी विल हैव टू लर्न सम डेटास, नॉट ऑल डेटा, सब नहीं, संभव ही नहीं है। एनसीईआरटी इज फुल ऑफ डेटा, वी कांट लर्न ऑल ऑफ इट, बट वी विल हैव टू लर्न वॉट एवर द इंपॉर्टेंट वंस आर। चलिए बुक नहीं, मैं आप बोर्ड पे थ्रो कर देता हूँ एंड वील डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट। और एनसीईआरटी की जब भी आईडी क्लास होगी, हो सके तो एनसीईआरटी की बुक लाना। चलें, तो कहाँ है, एक सेकेंड, आई हैव टू लॉग इन, तभी जाके संभव है। चलिए, सो पहला नोटिस करिए, डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990। पहला चैप्टर इज अबाउट 1947 तक, सेकेंड चैप्टर इज फ्रॉम 47 टू 90। सो वी आर डिवाइडेड आर हिस्ट्री इनटू टू पार्ट्स, प्रायर इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल 1990। सो फर्स्ट पेज ये है, सेकेंड पन्ना पे आते हैं। द टू चैप्टर्स गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ऑफ इंडिपेंडेंस टिल द 4 डेकेड्स, जहाँ से एलपीजी शुरू होता है। नेक्स्ट पन्ना पे लोग लिखता है, ये ऑब्वियसली पहला फोटो है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो मैं आपको बता रहा था कि आज जो हिस्ट्री है, मतलब आज जो मतलब प्रेजेंट है, वो हिस्ट्री पे डिपेंडेंट है। सो वो इसीलिए बोल रहा है कि ये हमारा जानने का ज़रूरत था। बोलिए। ज़रूर। पहले तो ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि ब्रिटिश के आने से पहले एक ऐसा कॉटन टेक्सटाइल था जो बंगाल में बनता था और पूरे वर्ल्ड फेमस में था, मलमल बोलते थे उसको, और वो राजा रजवाड़ा लोग यूज़ करते थे। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। सिलोन, तब श्रीलंका, आज का श्रीलंका, पर्शिया, आज का ईरान, एंड इजिप्ट वगैरह सब जगह पे हम लोग सेल किया करते थे। बोल रहा है इंडियन इकोनॉमी वॉज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी जब तक ब्रिटिश नहीं आई थी। एग्रीकल्चरल था, बट इट वॉज थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग, पर प्राइमरली नोन फॉर इट्स
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क एंड प्रेशियस स्टोन्स वर्क्स एटसेट्रा, जो ज्वेलरी जेम्स होते नहीं है, रूबी, पन्ना, ये वगैरह वगैरह। उसके बाद ये लोग बोल रहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी, जो परस्यू की गई थी, वो भारत के हित में नहीं थी, वो मोर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, मतलब द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। उनको अपने से ज़्यादा लगाव था, हमसे कम। और क्या उनका मकसद रहा? ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये टू फोल्ड मोटिव आपको बहुत बार लिखने पूछा जाएगा। किसी ने कोशिश नहीं की नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम निकालने की, सिवाय कुछ लोगों के। आरसी देसाई बोल लीजिए, विलियम डिग्बी बोल लीजिए, कहीं होंगे इनके नाम, ये रहे विलियम डिग्बी, VKRV रॉय, फिनले सिरस, ये फ्रेंच थे, दादा भाई नाउरोजी, ये लोगों ने अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस की और इन्होंने हमारी नेशनल इनकम को बताया कि कितना था, कितने से रेट बढ़ा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। टोटल में अराउंड 85% पॉपुलेशन जो थी वो गांव में थी और खेतीबाड़ी से, एग्रीकल्चर से अपना इनकम डिराइव करती थी। जो एज आई वाज सेइंग, यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी जो मैं बता रहा था, इट वाज बिलीव टू बी रिचर देन इजिप्ट। कॉटन अबंडेंस में था, ह्यूज मार्केट्स था हमारा, ह्यूज मार्केट्स। फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी गिरी क्यों? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकेम लो। इन एब्सोल्यूट टर्म्स द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर, बोला वहाँ से लैंड सेटलमेंट सिस्टम आया। लैंड सेटलमेंट सिस्टम याद है क्या है? फिक्स सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, एक ही पैसा देते रहो। और ज़मींदारी सिस्टम था जहाँ पर बोला गया कि आप लोग ज़मींदार लोग फिक्स्ड पैसा इकट्ठा करो, आप 1/11 रखो, मैं 10/11 रखूँगा। करता था पर इतना क्रूअल नहीं था, कम आता था तो कम देते थे, ज़्यादा आता था तो ज़्यादा देते थे। बोलिए। उतना एक्यूरेट नहीं होता था, पर देखिए जैसे अभी तो क्या है, वाइट कच्चा पक्का, वहाँ पर वो लोग अपने लोगों को भेजते थे। क्या करेगा आदमी, फार्मर लोग कितना छुपा लेगा, एक बार देख के फंस, हाँ ज़मींदार छुपा सकता था, पर वो लोग को पकड़ लेता था, 2 मिनट लगता था, ज़मींदार बदल देता था। डर के रहते थे ज़मींदार लोग कि आज इसको ज़मींदार बनाया, इसका सारा प्रॉपर्टी लेके इसको बना देते हैं। जो हमसे लॉयल रहेगा उसको ज़मींदार रखेंगे, जो हमसे लॉयल नहीं रहेगा वो हम ज़मींदार से हटा देंगे। तो उस डर के मारे सब देता था। वो अलग पैसा है, वो अपना कमा रहा है जैसे कमा रहा है, ये तो खाली फार्मर से है। हाँ खत्म हो गया, बैड लक, क्यों मेरे से डिस, हाँ मेरा बात मानना चाहिए था तुमको, हम तुम्हारा गवर्नमेंट है। अभी सुन के खराब लग रहा है, पर गवर्नमेंट आके बोल सकता है ना, तुम अपना घर में इलीगली रह रहा, निकलो बाहर, क्या कर लोगे? टैक्स चोरी किए हो, नहीं जाने देंगे तुमको, जेल में बंद कर देंगे। अभी ऑर्गेनाइज्ड है, अनफेयर नहीं है, गलत करोगे तो फंसोगे। फिर देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है जमींदारी सिस्टम का प्रॉब्लम बता रहा है, रेवेन्यू सेटलमेंट जो मैं आपको सिखाया, बोल रहा है देयर वाज ऑफ कोर्स सम एविडेंस ऑफ अ लिटिल कैश क्रॉप एंड वी हैड डन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब शिफ्टिंग ऑफ फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, बट दिस कुड हार्डली हेल्प द फार्मर्स इम्प्रोवाइजिंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन, जो भी वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि जितना हम लोग प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करते थे वो हम तक रहता ही नहीं था, ब्रिटिश घर ले जाता था। तो जो पैसा मिलता था वो भी। जी बोल रहा है प्रोड्यूसिंग कैश का विच आर अल्टीमेटली यूज्ड टू ब्रिंग ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम, वो पैसा वापस उधर ही चला गया। इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला जाता है कि पैसा आया तो सही पर देश में रुका नहीं। करेक्ट सर। फिर एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया कुड नॉट डेवलप, कारण दे रहा है आपको, बोल रहा है सबसे पहला कारण तो ये है कि हम लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन कर गई। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर का डाउनफॉल बता रहा है। क्यों गिर गई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? हमारे प्रिंसली स्टेट बर्बाद हो गए, वी कुड नॉट compete with machine made goods, discriminatory tariff policies। करेक्ट, तभी तो हटे ये लोग।
वर्ल्ड वॉर हुआ और फिर हमने बोला हम नहीं भेजेंगे अगर आप जाएंगे नहीं। वहां कौन खरीदेगा भारतीय सामान? कूल नहीं था तब इंडिया, समझिए बात को, तब नहीं। करेक्ट, इंडस्ट्री बना के यहीं पे हमसे ही बनवा के हमसे ही लड़वाते थे और बोलते थे कि तुम मेरे गुलाम हो। हम लोग के साथ 1907 में टिस्को बना, थोड़ा शुगर सीमेंट पेपर भी था जो आप बोल रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अलग अलग जगहों पे ऑल ओवर इंडिया ही था प्राइमरीली, कोई एक स्पेसिफिक स्टेट में नहीं था। समवेयर, मतलब मान लीजिए कैपिटल की तरफ कलकत्ता ही मेजरली ज़्यादा डेवलप हुआ था उस टाइम पे, कैलकाटा कैपिटल था। नहीं, टिस्को नहीं बना था, टिस्को तो सर जमशेदपुर में बना था, वहीं से तो जमशेदजी टाटा से जमशेदपुर, तो टिस्को का प्लांट जमशेदपुर में बना था। और बाकी जो डेवलपमेंट हुआ कुछ बंगाल में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ गुजरात में, कुछ दिल्ली साइड, थोड़ा 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 साउथ में। फिर आते हैं जीडीपी, कोई निकाला ही नहीं, बहुत छोटा था, 2% के आसपास का। पहले हम लोग बहुत ट्रेड करते थे दूसरे देशों के साथ, पर फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि यूके के साथ ही आ गया। चाइना, सिलोन, पर्जिया, ईरान जो तब सुएज कैनाल खुलते ही 1869 में जो 15 दिन का ट्रांजिट था वो 6 दिन में होने लगा। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फ्रीक्वेंसी थी वो इमेजिन करिए कितनी बढ़ गई होगी, और एक्सप्लॉयटेशन। फिर बुक में डेमोग्राफी के बारे में सेंसस लिया गया पहला 1881 में, सुएज कैनाल 1869। ये है आपका ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, द सेकेंड स्टेट ऑफ ट्रांजिशन बिगन आफ्टर 1921। ग्रेट डिवाइड में पॉपुलेशन रेट मतलब जंप्ड टू हायर लेवल्स, क्योंकि डेथ रेट गिर गया, बर्थ रेट सेम रहा। 32 साल सोच सकते हैं। ग्रेट डिवाइड क्या हो गया? जैसे बोल रहा है कि एक अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है ना, ये ईयर से ऐसा देखने को मिला 1921। नहीं, जैसे कुछ सिग्निफिकेंस होगा ना उनका, समझा नहीं? नाम ग्रेट डिवाइड, वी आर डिवाइडिंग द एरा वेयर पॉपुलेशन वाज नॉट अ प्रॉब्लम एंड फ्रॉम वेयर पॉपुलेशन फॉर इंडिया बिकेम अ प्रॉब्लम। दैट इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और अभी बोल रहा है कि अराउंड 69, अब ये बढ़ गया है, 73 पे आ गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि बुक भी पुरानी एडिशन की है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में देखिए 70 से 75% जो है सर्विस सेक्टर, 10 से 5% मोस्टली एग्रीकल्चर, 70-75% एग्रीकल्चर पे डील करते थे और बाकी लोग मोस्टली कुछ छोटे मोटे काम कर लेते थे। अराउंड 50% के आसपास जो हैं वो एग्रीकल्चर से काम करते हैं और इंडस्ट्री में अराउंड 30-35% है और बाकी सर्विस सेक्टर आता है। जो इंडस्ट्री में ज़्यादा डिपेंडेंस हो, खुद पे डिपेंडेंस हो, क्रॉप्स पे कम हो, अनसर्टेन है थोड़ा एग्रीकल्चर। जितना कम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस उतना डेवलप्ड कंट्री आपका माना जाएगा। सर आपका ना हाथ कैमरा पे आ रहा है, ये पता नहीं कितना बड़ा हल्ला है। ये बोलता है लोग नहीं करता तो शायद आता नहीं, हमको तो नहीं लगता, कभी ना कभी हम लोग बना ही लेते। रेलवे 1850 में रेलवे बना था और सपोजिटली बहुत बिग डील है और बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश है। हाँ, उस टाइम 200 साल रहेगा, कुछ तो डेवलपमेंट करेगा भाई, है ना? काम कैसे करेगा? नहीं तो एक पॉइंट से तो चिढ़ मच जाता हमको, प्रमोट्स वेस्टर्न कल्चर। एक पॉइंट आप पढ़ाते हैं हम आपको, ठीक है, प्रमोट्स वेस्टर्न कल्चर बोल रहे, एनसीईआरटी का आंसर है। हमको तो पता है क्यों करना है प्रमोटिंग वेस्टर्न कल्चर, पर ठीक है, पॉइंट है। पोस्टल सर्विसेज के बारे में भी काफ़ी बात उठा और आई थिंक इसमें तो और कुछ नहीं है। कंक्लूजन, by the time India won its independence, the impact of 2-century-long British colonial rule was already showing on all aspects. The agricultural, बस बात नहीं, खत्म हो रहा है। The industrial sector was crying for modernization, diversification, capacity building, increased public investment. Foreign trade was oriented to feed industrial revolution in Britain. Infrastructure facilities including frame railway network needed upgradation, expansion and public orientation.
prevalent of rampant poverty, unemployment, required welfare orientation of public economic policy. In a nutshell, social and economic challenges were enormous. अगली क्लास में हम लोग 1950 टू 1990 में जो दुविधाएं आई थी, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, एक दिन में ख़त्म करना मुश्किल होगा. इसी के अंदर कुछ अचीवमेंट्स थी 1950 टू 1990 में. मस्ट हैव हर्ड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1965. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, अमूल का क्रिएशन. आईडी में 9, वो उसमें से पॉवर्टी हट गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हट गया है, और एक आध छोटे छोटे चैप्टर भी हटाए इन्होंने. लेटेस्ट एडिशन होगा. हाँ, पॉवर्टी है मैक्रो में 12, इंफ्रास्ट्रक्चर. एक होमवर्क है.